न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी नीति आई है 2020 में जो कि कह रहे हैं कि बहुत कारगर होने वाली है। वैसे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 1968 में भी आया है, 1982 में भी, 86 में भी आया है, 1992 में भी आया है और अब 2020 में भी आया है। अब देखते हैं इस पॉलिसी के अंदर क्या है। एक्चुअली हमारी जो पहले पॉलिसी थी 10+2 की, बोर्ड एग्जाम होते थे 10th और 12th में और प्रैक्टिकल की जगह प्रैक्टिकल फाइल पढ़ाई जाती थी, मार्क्स की जगह जो है रट्टा लगवाया जाता था। मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब तो नहीं था पर ये सब ज्यादा होता था। तो इस पॉलिसी में क्या नया लाया गया है इस चीज को हटाने के लिए? नई शिक्षा नीति जो है, कस्तूरी रंजन जो कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने ये 2020 में हमारे देश को दी ये पॉलिसी। एक्चुअली कहा यह जाता है कि जो एजुकेशन है उसकी खराबी या अच्छाई वही समझ सकता है जिसने उस एजुकेशन के उछले स्तर पर वो गया हो। तो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये सब एजुकेशन के बारे में हर चीज जानते हैं, तो इसलिए जो है कस्तूरी रंजन जी को ये शायद दिया गया होगा और उन्होंने एक पॉलिसी लाई जो कि न्यू एजुकेशन शिक्षा पॉलिसी कहा गया। कई लोगों को लगता था कि जो ये जो पॉलिसी आई है इसमें 5+3+3+4 का जो ये दे रखा है पैटर्न, अगर इनको प्लस करेंगे तो 15, यानी कि 15 क्लास होंगी अब बच्चों में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्लास 12 ही होंगी। एक्चुअली में क्या होता था, जो हमारा स्टेट था वो हमारे जो बच्चे को 12 साल तक देखता था, उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी वो ज्वाइन कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो है उसके पेरेंट्स करा देंगे, मतलब किसी भी स्कूल में करा सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट में जब वो आता है मोस्टली वो 6 साल का रहता है और जब वो 6 साल का रहता है उसके बाद 12वीं क्लास तक देखा होगा आपने, यूपी बोर्ड से पढ़ा है या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, ये सब स्टेट बोर्ड है। सीबीएसई तो सेंट्रल हो गया, तो स्टेट बोर्ड से देखता था कि ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है 12 साल तक। लेकिन अब क्या होगा, जो बच्चा 6 साल में पहली क्लास में आता था, अब स्टेट बोर्ड क्या करेगा, उसे कहेगा कि भाई तू 6 साल में पढ़ाई शुरू मत कर फर्स्ट क्लास की, उसे कहेगा कि आप जो है हमारे स्कूल में पहले ही 3 साल से आने लगो। ये है हमारा पूरा पैटर्न। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 4 भाग में बांट दिया गया है। पहले को कहते हैं फाउंडेशन, दूसरे को प्रिपरेटरी, तीसरे को मिडिल और चौथे को कहते हैं सेकेंडरी। इसमें क्या है, इसमें शुरू के जो बच्चे होते हैं, कस्तूरी रंजन जी ने देखा कि शुरू के बच्चे एक्चुअली में स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते, वो रो धो के स्कूल क्यों जाते हैं। अब मैं भी ऐसे ही होता, आप भी पहले ऐसे ही होंगे कि अब हम पेरेंट्स के साथ स्कूल जाते थे रोते रोते। तो कस्तूरी रंजन जी ने सीधा वही देखा कि ये होता ही क्यों है, बच्चे को स्कूल से लगाव क्यों नहीं है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने कहा है कि एक फादर, एक पिताजी अपने बच्चे के साथ स्कूल जा रहे थे और बच्चे ने देखा कि जो एक कसाई है वो बकरे को खींच के ले जा रहा था, खींच के। तो अब बच्चा पूछता है अपने पापा से कि पापा पापा ये कौन है, ये आदमी कौन है जो इस बकरे को खींच के ले जा रहा है। तो उसके पिताजी बोलते हैं ये बेटा कसाई है, ये इसे काटने ले जा रहा है खींच के। तो बच्चा बोलता है अच्छा, मुझे लगा स्कूल ले जा रहा है। अच्छा, तो इसके बाद जो है उन्होंने इसी के ऊपर काम करा। सबसे पहले कहा कि बच्चे को टूटे मन से नहीं जाना स्कूल, खुले मन से। टूटे मन से जाएगा सीखेगा क्या, अब अच्छे मन से जाएगा और उसे अच्छी चीजें सिखाएंगे हम शुरू में। एक्चुअली में बच्चे का इंटरेस्ट इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसे शुरू का माहौल बन नहीं पाता है और उसे लगता है कि मेरा स्कूल जो है दूसरी दुनिया में है और मेरा घर जो है वो अलग है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो उसके खेलने का गैप है, जो उसको एंजॉयमेंट का गैप है, वो जो है हम स्कूल से जोड़ देते हैं, वो स्कूल में एंजॉय करे। तो शुरू के 3 साल जो है 5 वाले, ये उन्होंने 3 साल बोला कि बच्चे स्कूल में आएगा लेकिन उसे कोई भी एग्जाम देने को नहीं मिलेगा और कोई भी जो है पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, उसे खेलते खेलते पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे भी तो। वरना उसे शुरू के 3 सालों में तो सिर्फ खेल खिलाने हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा हो गया, जैसे कि लट्टू हो गया, मिट्टी में खेलना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, अलग अलग। इससे क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिविटी भी दिखेगी और बच्चे में जो अलग जो वो क्रिएटिविटी या टैलेंट रखता है वो भी उसका उभर के आएगा। इससे जो है एक इन्वायरमेंटली फ्री हो जाएगा वो स्कूल से और उसका एक माहौल बन जाएगा। उसे लगेगा कि हाँ, स्कूल भी मेरे लिए नॉर्मल है और मैं जाऊंगा अच्छे से और अच्छे से पढ़ूंगा। अब जो है 3 साल हो गए शुरू के, उसके बाद जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास आती है। उसके बाद कस्तूरी रंजन जी ने कहा कि पहली और दूसरी क्लास में कोई एग्जाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम होता है तो बच्चे के एक मेंटली प्रेशर आ जाता है कि हाँ मेरे को फेल नहीं होना है। तो एक जब ये डर आ जाता है फेल होने का तो बच्चा सोचता है कि मेरे को फटाफट मार्क्स लाने हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा बच्चे को हम होने ही नहीं देंगे महसूस, उसे पहली और दूसरी एग्जाम देना ही नहीं है, उसे सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, उसे अच्छे से समझना है और खेलते खेलते पढ़ाई करनी है अच्छे से, उसका बेस तभी मजबूत हो पाएगा।
जब उसके शुरू के 5 साल जो है एक नॉर्मल एक हंसते खेलते हुए बीत जाएंगे, उसके आएंगे फिर 3 साल प्रिपरेटरी वाले। इसमें जो है 3 साल की होती है, 3 क्लासेस होती है, 3 और 4 और 5। 3 क्लास में इसमें सिर्फ जो है पढ़ाई तो होगी जरूर, लेकिन इसमें एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई होगी, जैसे कि ग्रेविटी होती है ऐसे। लेकिन एक ग्रेविटी एक्चुअली में है क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग करो, इसे सोचो, इसमें मोमेंटम आता है, कौन सा क्या आता है, हर चीज सोचो। अब जो है चाय पत्ती से बनती है, लेकिन क्यों बनती है, ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है, यही थिंकिंग जो है यहाँ पर लाने की कोशिश की जाएगी। अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़कर हम सिर्फ मार्क्स लाना चाहते हैं, लेकिन बायोग्राफी पढ़कर हमें खुद अब्दुल कलाम बनना है, ऐसी सोच मेंटेन की जाएगी, ऐसी चीज। इसके बाद जो है एक और इसमें बताया गया है कि जो भी स्कूल हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, उसके पास कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो अपने स्कूल में सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए या हिंदी मीडियम में भी। जिस क्षेत्र का वो स्कूल है उस क्षेत्र की रीजनल भाषा भी वो पढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का है तो वो स्कूल मराठी में भी अपने सब्जेक्ट्स को कर सकता है। वो नीचे साउथ का है तो साउथ के सब्जेक्ट्स में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। इसमें कोई भाषा का नहीं होगा। इससे क्या है, अब बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने को मिलेगा तो वो ज्यादा अपने समझ पाएगा और ज्यादा वो है अपन बता पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। ये 3 साल बीतने के बाद जब बच्चे के अगले 3 साल आएंगे, वो रहेगा 6, 7 और 8 क्लास में। उसी एज को माना जाता है मिडिल एज। उसमें कहा गया है कि हम बच्चे को जो है पढ़ाई इसमें आर्ट्स कराएंगे, साइंस कराएंगे और मैथ्स कराएंगे, ये पढ़ाई कराएंगे, लेकिन हम जो है उसको कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाएंगे। मतलब जो सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसी क्लास में सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएगा, नहीं, उसे बेसिक्स, उसे कंप्यूटर के बारे में, उसे हर चीज उसके बारे में बताना जरूर चाहेंगे। उसे जो है ऐसा कर देंगे कि कंप्यूटर लाइन में वो ऐसा ना रहे, गुमशुदा ना रहे, वो मतलब जानता जरूर हो उसकी चीज के बारे में। दूसरा वोकेशनल टैग के बारे में बात करेंगे। वोकेशनल टैग का मतलब कोई भी तुम्हारे, मोदी जी कहते हैं ना, आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हाथ का तश्कार भी होना चाहिए, ऐसे ही। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कोई कील अच्छे से घुसा पा रहा है या अच्छे से लकड़ी से काम कर पा रहा है तो वो कारपेंटिंग का उसे काम सिखाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का काम अच्छे से कर पा रहा है उसे इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाएंगे। कोई लड़की बुनाई अच्छे से कर पा रही है तो उसे बुनाई का काम सिखाएंगे। ये सब काम जो है अगर बच्चा सीखने लगेगा शुरू से तो उसको इस आगे जाके करियर भी सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर ये चीज में वो उसका फ्री माइंडेड रहेगा तो पढ़ाई में भी उसे फायदा मिल सकता है। इसके बाद जो है वोकेशनल टैग के बाद हमें इस स्टेज में एक इंडियन लैंग्वेज भी पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं। आजकल तो ना ही इंग्लिश सही होती है ना ही हिंदी सही होती है। इसमें कोई भी एक, चाहे उर्दू सीख लो, चाहे संस्कृत सीख लो, चाहे कन्नड़ सीख लो, कोई भी सीख लो, लेकिन एक इंडियन लैंग्वेज सीखनी होगी। इससे क्या होगा, अगर हम कहीं अपने इंडिया में घूमने वगैरह जा रहे हैं तो बहुत फायदा होता है। इससे इंडियन लैंग्वेज आने भी चाहिए एक। जब उसके ये 3 साल बीत जाएंगे उसके फिर अगले शुरू होंगे 4 साल, जो कि 9, 10, 11, 12 जिसे कहा जाता है। इस एज को सेकेंडरी कहा जाता है। इसी क्लास में डोज दी जाती है, इसी में कहते हैं बच्चे का फ्यूचर तय होता है। एक्चुअली अब ये एजुकेशन पॉलिसी में करना क्या चाह रहे हैं, इन्होंने स्ट्रीम खत्म कर दी है। स्ट्रीम का मतलब जो ट्रेन की लाइनें जाती थी ना कि ये ट्रेन तमिलनाडु जा रही है, ये ट्रेन जा रही है बंगाल, नहीं भाई मेरे को तमिलनाडु जाना ही नहीं है। तो ये जो ट्रेन की लाइन जाती थी ना, लाइन की, आर्ट्स पकड़ लो, कॉमर्स पकड़ लो, साइंस पकड़ लो, अब वो खत्म कर दिए। अब भाई जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में मन है वो पकड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मैथ्स पसंद है और हिस्ट्री भी पसंद है तो मैं दोनों सब्जेक्ट ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ अगर हिस्ट्री पसंद है तो आर्ट्स में ही जाना पड़ेगा। अब स्ट्रीम खत्म कर दिए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेंगे तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स सोचिए आप कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, जो आपको पसंद होगी वही तो लेंगे। और जब अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप खुली सोच से पढ़ेंगे, उसमें जो आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। तो बच्चों को जो है फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़नी होगी। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब फ्रेंच पढ़ लो, स्पेनिश पढ़ लो, अमेरिकन, जो भी पढ़ना है चाहे पढ़ लो, लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हमें बाहर के देशों की लैंग्वेज के ट्रेड के बारे में पता चलेगा, क्या हर चीज के बारे में पता चलेगा। और हम डायस्पोरास के जो कि बाहर देश में जाके पैसे कमाते हैं, इन सब के रूप में भी एक अपने देश की मदद कर सकते हैं। आइंस्टाइन भी कहते थे कि जो एजुकेशन है वो एक लर्निंग ऑफ फैक्ट्स नहीं है। अगर आपको नॉलेज ही लेनी है तो जाओ गूगल पे, कितनी नॉलेज पढ़ी है, कितनी लोग है, बहुत नॉलेज है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग ऑफ माइंड है ना, ये जो माइंड की ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ जो है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग्स होगी, वो जो है बुक्स पढ़ के होगी। वो ट्रेनिंग ऑफ माइंड करना है, हमें चीजें याद तो रखनी है लेकिन सिर्फ अपनी माइंड को ट्रेन करने के लिए। ये नीति बताई गई है 5, 3, 3, 4 की, जिसमें क्लासेस में बता रखा है कि कैसे इस पूरी नीति में जो है क्लासेस के ऊपर प्रैक्टिकल स्टडी और क्रिएटिव स्टडी के ऊपर फोकस किया गया है। अब जानते हैं जो हमारे ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसमें क्या बदलाव आए हैं।
ग्रेजुएशन जो होता है 4 साल के लिए होता है, और ये जो है जैसे कि आर्ट्स वाले बीए लेंगे, साइंस वाले बीएससी लेंगे और कॉमर्स वाले बीकॉम लेंगे। लेकिन अब तो आर्ट्स ये जो है अपनी स्ट्रीम ही खत्म कर दी, पिछली हमने पढ़ा था। तो अब क्या होगा, अब जो है जिसको पसंद जो है वो ले सकता है इंटरेस्टेड, जैसे कि साइंस वाला बीकॉम ले सकता है, आर्ट्स वाला बीएससी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इंटरेस्टेड होना चाहिए। अब क्या होता था, गवर्नमेंट बहुत दिनों से एक चीज पर नजर रख रही थी। क्या होता है कि ये जो ग्रेजुएशन होती है आपको जो है लगातार करनी होती है 4 साल के लिए। अगर आपने बीच में छोड़ा तो फिर आपको दोबारा से करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा हूँ, तीसरी क्लास में मैंने छोड़ दिया, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, अब मैं दोबारा पढ़ने आऊंगा ना तो मेरे को फिर से नर्सरी से करना पड़ेगा। ऐसा इसमें होता था। नहीं, अगर मैं स्कूल में हूं तो मेरे को 3rd क्लास में 4th क्लास में ही मेरा एडमिशन होगा। अब इसमें क्या कर दिया गया है, अगर आपने 2 क्लास समझ लीजिए 2 साल बाद ये छोड़ दिया है ग्रेजुएशन करना, तो जब आपका बाद में आप 3-4 साल बाद जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी या करना चाहेंगे ग्रेजुएशन, तो आपको तीसरे ईयर में ही एंटरिंग होगी। इसमें जो है कोई भी ऐसा नहीं होगा कि शुरू से करना पड़ेगा। अगर आपने पहले साल में छोड़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। 2 साल में छोड़ा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में छोड़ा तो डिग्री मिलेगी। एक्चुअली में 3 साल में ही छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि किसी को कॉम्पिटिटिव में जाना होता है, किसी को जॉब में जाना होता है, तो बहुत से जो है इसको 3 साल में छोड़ देते हैं। लेकिन इसका भी परिणाम होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, इसको आगे देखेंगे। और जो 4 साल करेगा उसको जो है ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री मिलेगी। जिसने ये 3 साल किया है, अब जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएगा ना तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल करनी होगी। अगर जिसने 4 साल किया है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएगा ना उसको 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। सारा फर्क यहाँ जाएगा। अब जो है आर्ट्स वाले एमए करते थे, साइंस वाले एमएससी करते थे और कॉमर्स वाले ये थे। अब आर्ट्स वो जो है स्ट्रीम है ही नहीं। अब कोई भी जो है, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड जो है स्ट्रीम अपनी पकड़ सकता है, चाहे तो साइंस वाला ऐसे कर सकता है, आर्ट्स वाला ऐसे कर सकता है, कुछ भी नहीं। जो मास्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री थी उसको काट दिया गया, अब वो नहीं होगी। और जो पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी थी उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े चेंज है, वो वैसी की वैसी रहेगी। ऐसे चेंजेस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगे वो हमारी शिक्षा पे, बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं। पहली चीज, जो हमारी जीडीपी है उसका पहले हमें 3% से कम ही मिलता था एजुकेशन में, अब 6% मिलेगा। यानी कि जो जिस बजट में हम पढ़ रहे हैं उसका डबल बजट अब हमें मिलने वाला है। दूसरी, जो स्कूल फीस होती थी, कई पेरेंट्स की शिकायत आती थी कि जो स्कूल प्राइवेट है वो मुंह मांगी अपनी फीस ले रहे हैं, कई तो लाखों में लेते थे, कई कुछ। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी कैटेगरी बना देगी, उन कैटेगरी के हिसाब से उनकी फीस की लिमिट तय कर देगी, इससे ज्यादा आप रख नहीं सकते। तीसरा चीज जो है, क्या होता था, रिजल्ट ऐसा था कि बच्चे को पता होता था कि उसकी रिजल्ट की कॉपी कहाँ चेक होने जा रही है। अब वो वहीं चला जाता था, रिश्वत दे देता था और जाके अपनी कॉपी की मार्क्स बढ़वा लेता था। अब क्या है, जो रिजल्ट है वो कैसे होगा, और रिजल्ट ऐसा भी रहता था, पहले मार्क्स सिर्फ मार्क्स दिए जाते थे और मार्क्स के हिसाब से बच्चों को ऊपर नीचे समझा जाता था। जिसके 99% है वो बड़ा है, जिसके कम है और लेकिन वो क्रिएटिव है उसको कम समझा जाता था। लेकिन अब रिजल्ट में क्या होगा, बच्चों को बिठा दिया जाएगा कुर्सी पर और कहेंगे लो अपने मार्क्स खुद दो, तुम देखो तुम किस किस चीज में अच्छे हो। अब जब बच्चा खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करेगा और खुद सोचेगा कि मैं किस किस चीज में अच्छा हूँ, तो उसे पता भी चलेगा कि हाँ मैं इस चीज में वाकई में अच्छा हूँ, और करियर चुनने में बहुत उसे आसानी हो सकती है। दूसरी चीज, उसके फ्रेंड सर्कल में मैनेजमेंट के द्वारा तय कर लिया जाएगा किस किस फ्रेंड्स को उससे मार्क्स देने हैं और फ्रेंड से उसको मार्क्स दिलाए जाएंगे। इससे क्या होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छा बिहेवियर रखेगा, बहुत अच्छी चीज है। तीसरी, टीचर्स तो देंगे, टीचर्स उसके बिहेवियर पे देंगे, लेकिन इन चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। तीसरी चीज जो बहुत बड़ी चीज है, उसमें क्या था कि हमारे देश में फॉरेन यूनिवर्सिटीज कोई भी आ जाती थी, चाहे तो पाकिस्तान की चाहे भी तो किसी की भी। तो इससे क्या होता था, हमारे एजुकेशन लाइन जितने भी डिपार्टमेंट है सब पे जो है प्रेशर तो रहता ही था, लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाती थी। अब क्या कहा गवर्नमेंट ने कि जो 50 दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं वही भारत में आएंगी, और इससे क्या होगा, जब 50 टॉप आएंगी तो हमारे जो देश की यूनिवर्सिटीज है उनमें भी कॉम्पिटिशन पैदा होगा, और इससे जो है बच्चे को अच्छी क्वालिटी मिलेगी स्टडी की। तीसरी चीज, जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट पहले एक ही था, कौन सा, मिनिस्ट्री वाला, अब तो नाम चेंज कर दिया एजुकेशन करके। अब इसमें 4 डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। पहला जो कि सिलेबस तय करेगा बच्चे को पढ़ना क्या है। दूसरा वो जो कि देखेगा कि टीचर और स्टूडेंट रोज आ रहे हैं, कोई कमी तो नहीं हो रही है इनमें, इनकी हर चीज, इनका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कोई घटना तो नहीं। तीसरी चीज देखेगा जो गवर्नमेंट वो है टीचर्स या जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनकी सैलरी में कोई कटौती तो नहीं हो रही, उनकी सैलरी के ऊपर नजर रखेगा, और देखेगा कि जो स्कॉलरशिप है, जो बच्चा अच्छा पढ़ने में है उसे स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं। फोर्थ जो डिपार्टमेंट है वो रिजल्ट बनाएगा। अब देखते हैं, आपने पढ़ा, देखो जो ये नीति है, अच्छी नीति आपके हिसाब से बुरी होगी, मेरे हिसाब से सही होगी, जो भी है, तो ये इंप्लीमेंट कैसे होगी भाई? इंप्लीमेंट टीचर्स ही तो करेगा, टीचर्स ही तो पढ़ाते हैं बच्चों को। अब तो टीचर्स तो भाई आजकल के ट्रेन नहीं हुए, तो
तो कैसे ही नीति को बनाएंगे? अच्छी नीति है लेकिन फिर तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, सब कुछ बुरा। तो टीचर्स की भी 4 साल की ट्रेनिंग होगी। 4 साल के बाद जो हाईली एजुकेटेड टीचर्स होंगे, 4 साल के बाद उन्हें बच्चों के बीच में उतारा जाएगा, तब ये पूरी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉलिसी कब इंप्लीमेंट होगी? अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो 2022 तक ये इंप्लीमेंट होने लगेगी। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा, और जो भी पॉइंट्स अगर मेरे को आपके हिसाब से नहीं पता हो तो कमेंट में लिख भी सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज लगी हो जो कि आपको लगा कि ये सही नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।